बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। कुछ लोग व्यूअर्स हैं जो ये समझ नहीं पा रहे कि मिलिट्री सिचुएशन कैसी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और एक्चुअली में वो ये नहीं समझ पा रहे कि कन्वेंशनल वॉर वगैरह कैसी होती है और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा होगा अगर इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देता है, और हमारा अग्रेसिव रिस्पॉन्स क्या हो सकता है इंडिया के ऊपर। ये वो चीजें हैं जो मैं इस ऑडियो लॉग के अंदर डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। और इस ऑडियो लॉग के अंदर मैंने 3-4 अजम्पशंस लिए हुए हैं। पहली चीज ये है कि ये सारी की सारी प्लानिंग जो भी है वो इंडियन पर्सपेक्टिव से है, जो इंडिया ने प्लान की हुई है। मतलब इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लान्स जो भी हैं उसके हवाले से कि इंडिया को अगर इन केस पाकिस्तान के साथ जंग में जाना पड़ता है तो इंडिया के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, टर्शरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, जिस तरह से उन्होंने अपनी वॉर प्लान वगैरह डिजाइन किए हुए हैं। सो सारा का सारा पर्सपेक्टिव इंडिया का होगा, पाकिस्तान का वर्जन इसमें कुछ भी नहीं है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि ये न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी, ये एक कन्वेंशनल वॉर होगी। ये भी एक इंडिया का पर्सपेक्टिव है। तीसरी चीज ये है कि इस वॉर के अंदर कोई भी दखल अंदाजी वगैरह नहीं करेगा, मतलब कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर वगैरह इन्वॉल्व नहीं होगा, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होगी। चौथी चीज इसमें यह है कि ये वॉर 30 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। विद इन 30 डेज इंडिया ये सारा का सारा काम कर गुजरेगा। अब आते हैं डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इंडिया वॉर प्लानिंग कैसे कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरह के खतरात है। सो इसीलिए मैं इंडिया का पूरा डिफेंस नेटवर्क वगैरह सारा का सारा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर कैसे इंडिया हमला कर सकता है, कितनी तेजी से कर सकता है, कितना स्लो है, इंडियन डिफेंस लाइन के अंदर कौन सी खामियां है, इंडियन ऑफेंसिव के अंदर कौन सी खामियां है, पाकिस्तान का डिफेंस क्या हो सकता है। बहरहाल पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ऑफेंसिव प्लान वगैरह जो भी है वो सारा का सारा बताने की कोशिश करूंगा। जस्ट टू रिमाइंड यू अगेन, 3-4 अजम्पशंस है। सबसे पहली अजम्पशन ये है कि कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं होगी। सेकंड अजम्पशन ये है कि ये कन्वेंशनल वॉर के अंदर रहेगी। तीसरी अजम्पशन ये है कि कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर दखलंदाजी नहीं करेगा। चौथी अजम्पशन ये है कि ये सारा कुछ 1 महीने के अंदर अचीव हो जाएगा। अब आते हैं, अगर जंग का ऐलान कर दिया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर तो क्या करेगा। सबसे पहले इंडियन नेवी मोबिलाइज होगी फुल स्केल के ऊपर। ये मैं आपको बता रहा हूं जो कि इंडियन प्लानिंग है। इसमें पाकिस्तान की डिफेंसिव डॉक्ट्राइन, पाकिस्तान क्या करेगा नहीं करेगा वो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान एक पैसिव प्लेयर बन के रहेगा और इंडिया का अग्रेसिव पोस्चर वगैरह कैसा होगा वो सारा बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इंडियन नेवी मोबिलाइज वगैरह करेगी, पूरा का पूरा कराची और गवादर पोर्ट को घेरने की कोशिश करेगी। इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सारे के सारे घेरने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर सबमरीन्स वगैरह पहले से ही पाकिस्तानी सरफेस के अंदर मौजूद होंगी, सब सरफेस वाटर के अंदर मौजूद होंगी, जो तमाम तर कमर्शियल एक्टिविटीज को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी स्ट्राइक आएगी वो आएगी इंडियन मिसाइल स्ट्राइक्स। इंडियन की मिसाइल स्ट्राइक्स के टारगेट क्या हो सकते हैं, कुछ प्राइमरी टारगेट से, कुछ सेकेंडरी टारगेट से, कुछ टर्शरी टारगेट से। सबसे प्राइमरी टारगेट ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ऑयल वेल्स हैं, जो भी ऑयल रिजर्व्स हैं, जो वहां पर भी हमारे ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पड़े हुए हैं, या हमारे ऑयल वेल्स हैं जहां से हम ऑयल निकालते हैं, यहाँ पर रिफाइन करते हैं, ये सारे के सारे नॉकआउट कर दिए जाएंगे। मतलब सारी की सारी मिसाइल हमारी ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज के ऊपर गिरेंगी। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्राइक होगी हमारे पावर प्लांट्स के ऊपर, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिजली वगैरह नहीं बने। इससे यह होगा कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर 3 दिन के अंदर ठप पड़ जाएगा। जितने भी हमारे मिलिट्री कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, जितने भी हमारे ऑयल रिजर्व्स है, वो सारे के सारे ठप पड़ जाएंगे। विद इन 3 डेज के अंदर पाकिस्तान के पास ऑयल ही नहीं बचेगा जंग लड़ने के लिए। ये हो गया इंडिया की पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। इसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे बड़ी एक और चीज होगी, वो ये होगी कि पाकिस्तान के जितने भी एयरफोर्स के बेसेस हैं उन सब के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक होगी। सारे के सारे एयरफोर्स के बेसेस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। तकरीबन 50 से 60 मिसाइल पर बेस के ऊपर उन्होंने तैयार किए होंगे। अगर पाकिस्तान के पास 15 से ज्यादा एयरफील्ड्स हैं तो हर एयरफील्ड के ऊपर 50 से ज्यादा मिसाइल गिरेंगे, ताकि पाकिस्तान के एयरफोर्स के बेसेस नॉकआउट हो जाए। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, पाकिस्तान को ये सारी की सारी मिसाइल स्ट्राइक के हवाले से सब कुछ पता है कि वो कब करेंगे, कहाँ करेंगे। मैं आपको एक और मिसाल देकर समझा देता हूँ। 27 फरवरी जब हुआ था 2019 के अंदर, तो पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स हवा के अंदर मौजूद थी, कोई भी एयरप्लेन वगैरह जमीन के ऊपर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि इंडिया के मिसाइल स्ट्राइक्स हमारे एयरफोर्स के बेसिस के ऊपर आ सकते हैं। सो बेहतर है कि कोई भी जहाज जमीन के ऊपर तबाह ना हो, सारे के सारे जहाज हवा के अंदर हो। ये हमारी एयरफोर्स की कैलकुलेशंस है। इससे ये हो सकता है कि हम अपने एयरफोर्स के जमानतर जहाजों को दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं जहां पर ये सारे के सारे महफूज रहेंगे। अब ये वो हमारी सेकेंडरी पोजीशंस हैं जो कि क्लासिफाइड पोजीशन है, जो किसी को नहीं पता। इंडिया पहली एयर स्ट्राइक के अंदर हमारे जो नॉन बेसेस हैं, जो मिलिट्री के बेसेस वो जो इंडिया जानता है, जिन्हें इंडिया ने मार्क किया हुआ है एयरफोर्स के खासतौर के ऊपर बेसिस, उन सबको उड़ा तो देगा, लेकिन हमारे जो दूसरे अननोन बेसिस है जहां पर हम अपनी एयर फ्लीट को उतारेंगे, रिफ्यूल करेंगे, रीआर्म करेंगे, वो सारे की सारी क्लासिफाइड डिटेल है जो कि इंडिया को नहीं पता। बहरहाल इंडिया अपनी एयर स्ट्राइक से ये हासिल कर सकता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के जितने भी एयरफोर्स के बेसिस हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन सबको नॉकआउट कर सकता है अपनी फर्स्ट मिसाइल स्ट्राइक के थ्रू। आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्शन कैपेसिटी को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तीसरे नंबर पे ऊपर आपके सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के टावर वगैरह सारे के सारे खत्म कर सकता है। अब आते हैं चौथा टारगेट, जो कि सेकेंडरी लेवल के टारगेट है इंडिया की मिसाइल फोर्स के सामने। वो कौन से टारगेट है,
वो टारगेट होंगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब कोई ऐसे ब्रिजेस जहां से आपकी आर्मी मोबिलाइज हो सकती है, ट्रेन के ऐसे रूट्स जहां से आर्मी मोबिलाइज हो सकती है, आपके ब्रिजेस जो कि सिंध दरिया के ऊपर सारे के सारे बने हुए हैं वो सारे के सारे उड़ा सकता है, आपके और छोटे मोटे ब्रिजेस हैं वो सारे के सारे उड़ा सकता है। उसके अलावा जो इंडिया असल में टारगेट करने की कोशिश करेगा और ढूंढने की कोशिश करेगा पाकिस्तान के एम्यूनेशन डंप्स, वो इंडिया ने बहुत ज्यादा मार्क कर लिए होंगे, उन सबको उड़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द एम्यूनेशन डंप्स हमारे पहाड़ों के अंदर है, सरगोदा के अंदर तमाम तर पहाड़ है, उनके अंदर हमारे एम्यूनेशन डंप्स है। एयरफोर्स के तो सारे के सारे वहीं पर है, और भी बहुत ज्यादा हमारे एम्यूनेशन डंप पहाड़ों के अंदर है, जिसकी वजह से इंडियन मिसाइल स्ट्राइक वहां पर बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता यह हो सकता है कि बटालियन लेवल के जो हमारे एम्यूनेशन डंप्स है, जो ब्रिगेड लेवल के एम्यूनेशन डंप है, उनको तो तबाह कर सकता है, लेकिन जो हमारे गैरिसन लेवल के एम्यूनेशन डंप है वहां पर इंडिया बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता। अब ये हो गई इंडिया की पहली वेव जो हो गई इनकी मिसाइल स्ट्राइक, मतलब पहली जंग की तमाम तर शुरुआत इंडिया मिसाइल स्ट्राइक के थ्रू ही करेगा, और ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि इंडिया यूज करेगा, और ये मार्क 6 की स्पीड से चलती है, जिसकी वजह से कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस मिसाइल को रोक सके। अब आते हैं इंडियन लैंड फोर्सेस के हवाले से। इंडियन लैंड फोर्सेस के अंदर जो सबसे बड़ी खामी ये है कि इंडिया के पास 40 डिवीजन है और पाकिस्तान के पास 25 डिवीजन है। एक डिवीजन के अंदर आपके 12,000 फौजी आते हैं, या आप यूं समझ लीजिए 3 ब्रिगेड्स आती हैं, एक ब्रिगेड के अंदर 4,500 के करीब फौजी आते हैं। ये नॉर्मल नहीं होता है, ये नॉर्मली कैलकुलेशंस होती हैं। बहरहाल इंडिया के पास 40 डिवीजन है, आपके पास 25 से 19 डिवीजन है, सो आपको मोबिलाइज करने में सबसे ज्यादा जल्दी होती है, आप जल्दी जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ द डिवीजन डिप्लॉयड बॉर्डर के ऊपर होती है, सो आप विद इन आवर्स अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन इंडिया के साथ मसला यह है कि इंडिया की 40 डिवीजन अक्रॉस द इंडिया फैली हुई है, कुछ इनकी डिवीजन साउथ इंडिया के अंदर मौजूद है, कुछ इनकी डिवीजन म्यांमार की साइड मौजूद है, कुछ चाइना के ऊपर लगी हुई है। सो इस वजह से इंडिया को काफी ज्यादा टाइम लगता है अपनी डिवीजन पाकिस्तान के ऊपर मोबिलाइज करने के लिए। कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है इंडिया को अपनी पूरी की पूरी डिवीजन मोबिलाइज करने के लिए पाकिस्तान के फ्रंट के ऊपर। सो ये सारी की सारी चीजें इन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर ली है, इसीलिए इंडिया ने अपनी ये वीकनेसेस खत्म करने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए हुए हैं पाकिस्तान की सरहद के ऊपर। ओरिजिनल प्लान के मुताबिक इंडिया ने 30 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाने थे पाकिस्तान की सरहद के ऊपर, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से इस वक्त तक सिर्फ 8 ही इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स इंडिया ने बनाए हुए हैं, और 8 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की मदद से सिर्फ और सिर्फ ये आपके सिंध के कुछ इलाके और मुल्तान के कुछ इलाके जहां पर ये तेजी से एक कर सकते हैं। अब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ये होता है कि ये एक ब्रिगेड साइज फोर्स होती है, मतलब 4,500 की फोर्स होती है। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर टैंक्स भी होती है, इन्फेंट्री भी होती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होती है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री वो होती है जो सारी की सारी टैंक्स के अंदर बैठी होती है, वो जाकर हमला करती है, और उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड होती है, मतलब टैंक्स के साथ एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मूव करती है और उसके साथ हाईली मोबाइल आर्टिलरी मूव करती है। मतलब ये एक पूरा का पूरा पैकेज होता है स्ट्राइक कोर का। इससे ये होता है कि जल्दी जल्दी में ये मोबिलाइज करते जाते हैं, टेरिटरी गेन करते जाते हैं, और छोटी छोटी जगहों पर स्ट्राइक करके वो उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इससे ये होगा कि ये जितनी भी जंग होगी एट द अर्ली स्टेजेस ये पाकिस्तानी सरहदों के अंदर घुस जाएंगे और पाकिस्तान की डिवीजन के अंदर हमला करना शुरू कर देंगे, ताकि पाकिस्तानी फोर्स को ऑर्गेनाइज होने का, फॉर्मेशन बनाने का टाइम ना मिले और पाकिस्तान के ऊपर सडन अटैक वगैरह कर लिया जाए। लेकिन गलती यहाँ पर यह है कि इनके पास सिर्फ 8 के करीब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं, इनको 30 की जरूरत है, वो उन्होंने अभी तक नहीं बनाए, जो इनको बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक और गलती यह है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डिटरेंस वगैरह लॉन्च कर सकता है। पाकिस्तान के पास एक टेक्टिकल न्यूक्लियर्स अवेलेबल है जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को खत्म कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान वो डिप्लॉय करता है नहीं करता है, ये वो चीजें हैं जो इंडिया ने कैलकुलेट करनी है। पाकिस्तान के पास इसके हवाले से भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहरहाल ये इंडिया की जो आईजीबी स्ट्रेटेजी है, ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है अगर आपने एक बड़े इफेक्टिव एनिमी को काउंटर करना है। आईजीबीज को डिप्लॉय करने के बाद ठीक 72 घंटों के बाद, मतलब आईजीबीज पहले पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे एज पर इंडियन प्लानिंग, जो कि उनके 30 के करीब आईजीबीज होंगे। वो पाकिस्तान के जितने भी आउटर डिफेंसेस हैं उनको थिन करने की कोशिश करेंगे, उनको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान को फॉर्मेशन वगैरह बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान को एक कलेक्टिव डिफेंस, एक ऑर्गेनाइज्ड डिफेंस बनाने की इजाजत नहीं देंगे। मतलब ये एक तरह के एडवांस गार्ड्स होते हैं। उसके 72 घंटों के बाद ठीक इंडिया का जो मेन अटैक आएगा, जो कि इंडिया की तमाम तरफ फौजें होंगी, वो सारी की सारी जमा होकर पाकिस्तान के ऊपर मेन अटैक लॉन्च करेंगे। इसके बाद वॉर ऑफ अट्रिशन शुरू हो जाएगा, जिसमें दोनों तरफ से सोल्जर्स मरना शुरू करेंगे, दोनों के एम्यूनेशन खत्म होना शुरू होंगे। जिसके जल्दी एम्यूनेशन खत्म हो गए, जिसके सोल्जर्स जल्दी जल्दी खत्म हो गए, उसके बाद वो साइड हार जाएगी और दूसरी साइड जीत जाएगी। ये वॉर ऑफ अट्रिशन तकरीबन 2 हफ्ते तक चल सकती है, और 2 हफ्तों के बाद किसी ना किसी जगह का डिफेंस थिन होता जाएगा, सॉफ्ट होता जाएगा, जहां से इंडिया पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया के पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है, जिसकी वजह से इंडिया बहुत बड़े लंबे एरिया तक हमें एंगेज कर सकता है। और अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर ही देखें तो वो 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर के ऊपर 10 सिपाही भी जमा करें तब भी आपको 16,000 सिपाही चाहिए होंगे सिर्फ इस बॉर्डर को 1-1 किलोमीटर के ऊपर गार्ड करने के लिए। सो ये इंडिया की लैंड फोर्सेस की कैलकुलेशंस। इसके अलावा आते हैं हम इंडिया की एयरफोर्स की कैलकुलेशंस। इंडिया की एयरफोर्स की कैलकुलेशन के पास कोई प्राइमरी रोल नहीं दिया गया हुआ पाकिस्तान के हवाले से। उन्हें सबसे ज्यादा रोल ये दिया
गया है कि आप वही सॉर्टीज फ्लाई करेंगे जो कि आपको इंडियन लैंड फोर्सेज अलाउ करेंगी। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ दो काम करने, एक पाकिस्तानी एयरफोर्स को दूर रखना है इंडियन लैंड फोर्सेज से, दूसरा काम यह करना है कि जहां पर इंडियन लैंड फोर्सेज डिमांड करे वहां पर एयर स्ट्राइक्स वगैरह करनी है। सो ये बताता है कि इंडियन प्लानिंग के अंदर इंडियन एयरफोर्स की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दो काम चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स से। पहला काम ये चाहते हैं कि वो इंडियन ग्राउंड ट्रूप्स की मदद करे, दूसरा काम ये चाहते हैं कि वो इंडियन ग्राउंड ट्रूप्स के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स का हमला वगैरह ना करने दे, ताकि इंडियन ग्राउंड ट्रूप जो कि तादाद में बहुत ज्यादा होंगे पाकिस्तान के हवाले से, वो सारा का सारा काम पाकिस्तानी फौजों का तमाम कर दे। अब ये इंडियन एयरफोर्स का छोटा बड़ा रोल जो कि इंडिया ने सोचा हुआ है पाकिस्तान के साथ वॉर के कॉन्टेक्स्ट में। अब आते हैं इंडियन नेवी का रोल। इंडियन नेवी ने सबसे पहले आपका कराची का पोर्ट, आपका गवादर का पोर्ट ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ये कोशिश करेंगे कि एम्फीबियस लैंडिंग करे कराची के ऊपर। एम्फीबियस लैंडिंग ये होती है कि कराची के बीचेस के ऊपर हमला वगैरह कर दे और पाकिस्तान के शहर को टेक डाउन करने की कोशिश करें और पाकिस्तान का शहर कैप्चर करने की कोशिश करें, खास तौर पर कराची का शहर। अगर वो कराची का शहर कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास कुछ ज्यादा नहीं रहता, बल्कि सरेंडर कर दे, क्योंकि पाकिस्तान का मेजर इकोनॉमिक हब तो इंडिया के पास चला गया। फिर इंडिया अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करेगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से पाकिस्तान ने रहना है। उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर स्पेसिफिकली ये होगा कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर आर्म्स गिव अप कर देने चाहिए, पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर अपना खत्म कर देना चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान हमारे हवाले कर देना चाहिए और बलूचिस्तान को आजाद कर देना चाहिए। बाकी छोटा मोटा टुकड़ा है जो आप रखना चाहते हैं सो रख लीजिए। और उसके अंदर भी कंडीशन ये होंगी कि पाकिस्तान अपनी आर्मी की तादाद कभी इस लिमिट से नहीं बढ़ाएगा, जैसे उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर कहा है कि बांग्लादेश की आर्मी की तादाद इस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी है जो इंडिया ने बनाई हुई है पाकिस्तान के हवाले से। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये सारी की सारी इंडियन प्लानिंग है। मैंने ये नहीं कहा कि इसका रिस्पॉन्स में पाकिस्तान क्या कर सकता है। अब पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल एयरफोर्स को यूज करके इंडियन एयरफोर्स के ऊपर हमला भी कर सकता है, इंडियन एयरफोर्स के बेसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज जो इंडिया के पास है वो है ज्योग्राफी का एडवांटेज। इंडिया ने 1971 में यह किया था कि जब पाकिस्तान के एयरफोर्स ने इंडिया के बेसेस के ऊपर हमला किया था, वो भी इल इंटेंशन था, वहां पर भी बहुत ज्यादा साजिश थी पाकिस्तान आर्मी के अंदर। वो इंडिया ने अपने तमाम तर जहाजों को अपने फॉरवर्ड बेसेस से पीछे हटा लिया था। अब इंडिया के पास पीछे बहुत ज्यादा स्पेस है जहां पर हमारे एयरफोर्स की रेंज नहीं जाती। पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली इतने स्पेस नहीं है, मतलब उनकी मिसाइल रेंज के अंदर हमारा तमाम तर ज्योग्राफी आ जाती है। इंडिया की ज्योग्राफी की बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की मिसाइल रेंज के अंदर आ जाता है, लेकिन वो बैलिस्टिक मिसाइल्स है। हमें जिन मिसाइल की रेंज के अंदर इंडिया को लाना है वो है हमारी क्रूज मिसाइल, ताकि हम उनके एयरफोर्स के बेसिस को हिट कर सके। फॉरवर्ड बेसिस को तो हम हिट कर सकते हैं, लेकिन उनके जो पीछे बेसिस हैं, जो दिल्ली के पीछे बेसिस हैं, उनको हम हिट नहीं कर सकते और इंडिया अपनी एयरफोर्स को पीछे भी धकेल सकता है, जिसकी वजह से इंडिया के ग्राउंड ट्रूप्स थोड़े बहुत वनरेबल हो सकते हैं, लेकिन इंडिया की एयरफोर्स का बड़ा साइज बच सकता है। 1971 में भी इन्होंने किया था, ये दोबारा भी यही करेंगे। और अगर इनके ग्राउंड ट्रूप्स को ज्यादा जरूरत पड़ी तो पायलट रिफ्यूलिंग टैंक के साथ सोर्टीज लगाना शुरू कर देंगे, उससे वो अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। बहरहाल ये है इंडिया की ओवरऑल स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के हवाले से। अब पाकिस्तान की काउंटर स्ट्रेटेजीज में नहीं डिस्कस करना चाहता, बस इसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि ये सारा का सारा हमला करने के लिए इंडिया को चार चीजें चाहिए। चार चीजें उन्हें अनेबल करती हैं पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। सबसे पहली चीज, ये जंग कभी भी न्यूक्लियर ना हो, तो मतलब पाकिस्तान का न्यूक्लियर पोटेंशियल हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि चाइना या कोई भी एक्सटर्नल प्लेयर इसके अंदर मुदाखलत वगैरह ना करे, ये भी होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि कोई ना कोई मौका होना चाहिए इंडिया के पास हमला करने के लिए। सो इंडिया को ये सारा का सारा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए ये तीन कंडीशन पहले अप्रूव करनी होगी, पहले इन्हें फुलफिल करना होगा, बाद में जाकर इंडिया इस तरह का हमला वगैरह कर सकता है। सो ये शॉर्ट समरी थी इंडिया के हवाले से कि इंडिया किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। आई होप यू लाइक इट। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।